हेलो स्टूडेंट्स। तो हेलो। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं सम डिफिनीशंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। स्पेशली सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। ठीक है, बट मैं डिफाइन कर रहा हूँ ग्राउंड स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट्स क्या होता है? ग्राउंड स्टेट्स एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का जिस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी सबसे कम हो, दैट इज ग्राउंड स्टेट। किसी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है या 15 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको ऐसे स्टेट्स में उनको फिल कर दिया जाए जिस स्टेट की एनर्जी सबसे कम हो। स्टेट्स या जिस कॉन्फ़िगरेशंस बोलिए, जिस कॉन्फ़िगरेशंस की एनर्जी सबसे कम हो, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखिए, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in energy state is such that this configuration has minimum energy is known as ground states। ठीक है, ये तो जनरल है, डिफिनीशन है। अब बात करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का ग्राउंड स्टेट क्या कहलाएगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, अब लिख रहा हूं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो n बराबर 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कौन सेल भरेगा? k सेल भरेगा, n बराबर 1 भरेगा। ठीक है, तो n बराबर 1 इज ग्राउंड स्टेट। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में n बराबर 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, क्योंकि उसी में एक इलेक्ट्रॉन फील होगा। आपको पूछे इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी दिस एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, और जेड कितना होता है? 1 से अगर आप इसको इसमें फिल कर देंगे जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट की कोई पूछे एनर्जी कितनी है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, तो कितना आएगा? एन की जगह पे 1 प्लेस करिए तो आ गया -13.6 जेड स्क्वायर। दिस इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। जैसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होगी, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, तो जेड की जगह पे 1 रख दीजिए, आगे कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई पूछे हीलियम का ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, तो जेड की जगह पे 2 प्लेस कर दीजिए, आ गया हीलियम की एनर्जी। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हीलियम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी। तो डिफिनेशन है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का फॉर्मूला ये है 13.6 जेड स्क्वायर। बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, द इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना वो दिस वन, कि ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 1। तो फिर आप निकाल सकते हैं, तो आई थिंक इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला डिफरेंस पढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक ऐसा एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा एनर्जी रखता है आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखिए, those configuration have more energy than ground state configuration are known as excited state energy configuration। तो एक्साइटेड स्टेट्स उस एनर्जी लेवल्स को बोला जाता है जिसमें एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होती है। ये तो बेसिक डिफिनेशन है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अब बात करेंगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम।
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ये है। देखिए n बराबर 1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो n बराबर 1 में रहेगा, तो ग्राउंड स्टेट रहेगा। अब वही इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 2 में रहेगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो n बराबर 1 में रहेगा तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। अब वही इलेक्ट्रॉन को उठा के तुम 2 में कर दो तो एक्साइटेड एनर्जी में ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड आता है, जैसे कोई कहे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज n बराबर 2। कोई पूछे n बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड, कि n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट होता है, कोई पूछे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो दिस वन इज n बराबर 3। कोई पूछे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो n बराबर 4, तो एक ज्यादा, थर्ड मतलब n बराबर 4, फर्स्ट मतलब n बराबर 2। जैसे कोई पूछे इसी में फाइंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम, स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो एनर्जी क्या होगी -13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम है तो 2 का स्क्वायर n स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस वन इज आंसर, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड डिफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी। आई डॉट ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है, जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से इन्फिनिटी कितना दूरी पे कर दें, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दें, हटा दें, अलग अलग कर दें, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और ये आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर होगी, कि ग्राउंड स्टेट में नेगेटिव आएगा और उतना ही पॉजिटिव अगर एनर्जी दे दिया तो दैट विल बी मिनिमम एनर्जी, कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इन्फिनिटी दूरी पे चले जाए। लिखिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल इलेक्ट्रॉन from nucleus to infinity distance is known as ionization energy. And ionization energy जो होती है, this is minus sign of ground state energy. Ground state energy for single electron ionization energy जो होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी थी -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, एन की जगह पे 1, ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी वैल्यू होगी 13.6 जेड स्क्वायर। दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो जेड की जगह पे 1 रख दो, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो आयनाइजेशन, जैसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो कितना आएगा 13.6 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कोई पूछे ये हीलियम के लिए बताइए, तो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का, हीलियम प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इट इज 13.6, जेड की जगह पे क्या रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर वैल्यू, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब एक टर्म आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल इसी में आता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल।
स्फीयर आई डॉट पी डॉट। ये क्या एनाइजेशन पोटेंशियल है कि जो एनाइजेशन एनर्जी है ना, इतना एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कितने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एनाइजेशन पोटेंशियल। तो लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस दैट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड energy equal to annihilation energy is known as annihilation potential। और हाइड्रोजन एटम की जब बात करोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको 13.6 वोल्ट बोला जाएगा। ई हटा दो, वोल्ट में होता है, इसी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज में वैल्यू। तो फॉर हाइड्रोजन एटम आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 13.6 volts। For helium atom, ionization potential is 13.6 into 4 volts. And this one is answer. Okay, next definition. Okay, अब हमें पढ़ रहा है एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या होता है? ये होता है कि एक कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी से एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन कॉन्फ़िगरेशन टू अदर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम बात करेंगे, सिंगल के लिए बेसिक डिफिनेशन था, अब सिंगल के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें कोई एक वर्ड आता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी तो n बराबर 1 मिनिमम है और उससे जस्ट हायर एनर्जी n बराबर 2 है। तो n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाना है, इट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर यही एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पता करता जिसकी एनर्जी मिनिमम है, दैट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और उससे जस्ट ऊपर की एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन चेक करता। वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है जो जस्ट ऊपर की एनर्जी रखा हुआ है, फिर उन दोनों के जो डिफरेंस है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कोई बात नहीं, n बराबर 1 से n बराबर 2 इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फिर पूछे आपको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो आपको क्या करना होगा, n बराबर 1 से इसको भेजना पड़ेगा n बराबर 3 में। दिस इज द सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, तो कोई पूछे nth एक्साइटेशन एनर्जी, तब क्या करना है, n बराबर 1 से कहां भेजना पड़ेगा, n बराबर n प्लस 1 भेजना पड़ेगा। दिस इज द nth एक्साइटेशन एनर्जी। देखो फर्स्ट यहाँ पे 2, सेकेंड तो n बराबर 1 से 3 में, सेकेंड है ना, देखो सेकेंड है तो 3 में भेजना है, फर्स्ट है तो 2 में भेजना है, nth होगा तो n प्लस 1 भेजना, कहां से, n बराबर 1 से n प्लस 2 भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्साइटेशन एनर्जी है। इसी बात आती है एक्साइटेशन पोटेंशियल का। एक्साइटेशन पोटेंशियल एकदम सेम डिफिनेशन है, जितना जो एनर्जी है उतनी ही जितना एक्साइटेशन एनर्जी है उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल चाहिए, दिस इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। जैसे कोई पूछे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई पूछे आपसे सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ
हीलियम प्लस। तो क्या करेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन मतलब n बराबर 1 से कहां जाना है, n बराबर 3 में जाना है। एनर्जी निकाले, n बराबर 1 की एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम है तो जेड क्या होगा 2 अपॉन n स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज -13.6 into 4। सिमिलरली थर्ड सेल की एनर्जी, थर्ड की एनर्जी, थर्ड स्टेट की -13.6 जेड की जगह पे 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, n क्या है 3 का स्क्वायर, दिस वन इज -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। तो कोई पूछे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो जो एनर्जी है वो ये ज्यादा एनर्जी होती है कम एनर्जी होती है, तो E3 से E1 घटा दो, E3 से E1 घटा दो तो वैल्यू क्या आ गई, कॉमन क्या आएगा 13.6 इंटू 4 कॉमन आएगा, ये बनेगा 4 नहीं 1 माइनस 1/9, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी, दिस डेल्टा E इज 13.6 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 9, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो कोई पूछे कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल थर्ड एक्साइटेशन, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो आंसर क्या करेंगे 13.6 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 9 वोल्ट, वोल्ट बोलेंगे। एनर्जी की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, और वोल्ट की बात होगी तो वोल्ट बोल देंगे, उतनी वैल्यू होगी बट वोल्ट में रख देंगे। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, बी डॉट ई डॉट से प्रेजेंट होते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग से आ रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर वो जिस सिस्टम में बाइंड है उससे उसको हटाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखिए minimum energy required to pull an electron from remaining particles or system is known as binding energy of that electron। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन को इसके सिस्टम से रिमूव कर देना कि दोबारा वापस इसमें ना आए, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम वैल्यू इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो देखिए फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होती है, तो जब भी मैं बाइंडिंग एनर्जी पूछूं तब बाइंडिंग एनर्जी निकाल दीजिएगा, आगे आंसर। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो लिखिए पहला लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसमें लिखेंगे, सपोज करिए कि ये कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के, हीलियम्स के एटम्स हैं, इधर से लाइट पड़ रही है जिसमें फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं। अब जब ये लाइट इसे पड़ी तो सपोज करें इधर से ये वेवलेंथ λ1 है, ये λ2 है, ये λ3 है, ये λ4 है। तो इधर से जो लाइट निकली बाहर की ओर, इंस्टेंटली जो लाइट बाहर निकली, लाइट पड़ी और इंस्टेंटली जो लाइट बाहर निकली, उसमें λ1 था और λ3 था। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सिस्टम है उसने λ4 के फोटॉन को और λ2 के फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब कि अगर इस साइड में मैं कोई स्पेक्ट्रोमीटर यूज करूं, स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि किस तरह कौन कौन से वेवलेंथ अवेलेबल है लाइट में,
या उसके रेंज को बता रहा होता है। इधर स्पेक्ट्रोमीटर, तो यहाँ का जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो ये बता देगा कि इनमें से कौन सी लाइट की वेवलेंथ गायब है। तो हम बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइंस देखें, किसका, λ2 और λ4 का। λ1 λ3 दिख रही है, तो λ2 λ4 की ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन का मतलब अनसीन लाइन है। इसके तो मैं ये कहूंगा कि λ2 और λ4 को के फोटॉन्स को इस एटम्स ने एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। तो इस लाइन लिखेंगे, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम in absorption spectrum, black lines are corresponding to those photon absorbed by system of atoms, and after absorbing electron excited to higher energy levels. ओके, अब बात करेंगे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम की। इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहे हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जब लाइट पड़ी इस एटम पे तो इस एटम ने एनर्जी, एटम के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल पे चला गया, लेकिन उस हायर लेवल पे वो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेगा, और सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकने के बाद वो वापस लौटेगा। तो जब लौटेगा तो हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इरेडिएट करेगा, एंड दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिट कर रहा है एनर्जी को, दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो वो वेवलेंथ विजिबल होंगे इमिशन में जो स्पेक्ट्रोमीटर रीड करेगा। तो जो रीड करेगा, ठीक है, वो विजुअल लाइंस होंगी जिसको रीड कर रहा है, उस वेवलेंथ को बाहर आ रहा है जो डी एक्साइटेशन में नीचे को आ रही है। इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है, तो जो वेवलेंथ इमिट कर रहा है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू इमिशन स्पेक्ट्रम। तो लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन टेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, then in this transition electron emits electromagnetic radiation, and these radiations are in emission spectrum. ओके, अब हम लोग बात करेंगे कितने तरह के स्पेक्ट्रम्स आते हैं। तो सपोज करिए कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके n में पहुंच गया, nth लेवल पे पहुंच गया। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो n=1 लेवल पे है, n=n पे है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेगा, और उसके बाद क्या होगा, वापिस लौटेगा। तो इंटरमीडिएट स्टेट के थ्रू लौटेगा ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने तरह के हमें डिफरेंट वेवलेंथ दिखेंगे, दिख सकते हैं एक एटम पे। ओके, देखिए, अब इलेक्ट्रॉन मान लो nth लेवल पे है, उसे 1 में आना है, तो कितने तरह के डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन हो सकते हैं ये बताने जा रहा था। तो देखिए, अगर मान लीजिए n=1 में है तो कितने तरह के एनर्जी स्टेट पॉसिबल है। तो देखिए, अगर मान लीजिए n=n में इलेक्ट्रॉन है, तो इससे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने तरह के वेवलेंथ मिल सकते हैं। देखना सीधे, इससे हो सकता है ये मिले, इससे हो सकता है ये मिले, इससे हो सकता है ये मिले। मतलब n से अगर सिर्फ इससे चलना है, सिर्फ इससे चलना है, सिर्फ इससे चलना है, तो n से ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए सिर्फ n से ग्राउंड स्टेट में जाना है। तो n से ग्राउंड स्टेट नहीं कहूंगा, n से अगर ट्रांजिशन लेना है सिर्फ n से, तो कितने मिल सकते हैं। n से n-1 मिल सकता है, n से n-2 मिल सकता है, n से n-3 मिल सकता है,
n से n-4 मिल सकता है, फिर n से 2 मिल सकता है, फिर n से 1 मिल सकता है। तो कितने ऐसे हो गए? तो मान लो n 4 होता, मान लो 3 होता, और 3 से ट्रांजिशन लेना है तो कितने मिल सकते हैं? ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, दो है ना, ये देखो 3 है तो 2 आ रहा है। तो वैसे ही अगर n से तुम्हें ट्रांजिशन लेना है तो तुम्हें कितने मिल सकते हैं? n-1 डिफरेंट एनर्जी मिल सकते हैं। अब मान लो एक बार इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया इस लेवल पे, तो अब इससे ट्रांजिशन लेना है, n-1 से लेना है, तो n-1 से कितने मिल सकता है? तो n-1 से जो मिलेगा वो हो सकता है कि ये मिले, या हो सकता है सीधे ये मिले, और ये एनर्जी इनसे अलग होगी, क्योंकि इसमें जो एनर्जी हो n से चेंज आ रहा है, n से चेंज हो रहा है, और ये एनर्जी n-1 से चेंज आ रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो फिर अगर n-1 स्टेट्स से जाना है तो n-2 मिल सकता है डिफरेंट टाइप के, n-3 से जाना है, 2 से जाना है तो n-3 मिल सकता है। ऐसे ही अगर मान लो 4 से जाना है तो 3 स्टेट मिल सकता है, 3 से जाना है तो 2 मिल सकते हैं, 2 से जाना है तो 1 मिल सकता है, और 1 से तो ट्रांजिशन हो नहीं सकता, 1 तो ग्राउंड स्टेट ही होता है। तो अगर nth स्टेट में है तो कितने तरह के डिफरेंट एनर्जी स्टेट मिल सकते हैं? इन्हीं का सब ना 1 + 2 + 3 + n-3। तो अगर सबको जोड़ दो तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू डॉट डॉट n-1 तक जोड़ दो, तो पता क्या आता है? ये होता है nc2। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी फोटॉन या डिफरेंट वेवलेंथ इन इमिशन इज nc2। बट इसके लिए एक एटम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए कई सारे एटम चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो एक एटम में अगर यहां से यहां पर आ गया तो फिर दूसरा एटम चाहिए, जिसके लिए यहां से यहां पर आना पड़ेगा, फिर उसके बाद में यहां से यहां पाएगा। किसी एक एटम यहां से यहां तक आ गया, ये तीसरा एटम के लिए, फिर यहां से अगले स्टेट्स आएंगे सब, क्योंकि अगर ये मिल गया तो इसको पाने के लिए तो मुझे एक और एटम चाहिए, मतलब उसमें बहुत सारे एटम्स होना चाहिए, जो कि हम लोग अभी भी अगले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा सीखेंगे कि सही में कितने एटम से इतने मिल सकते हैं। तो मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं और सब एक्साइटेड है nth पे, nth लेवल पे, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट एनर्जी फोटॉन इज nc2। अब बात करते हैं किसी एक एटम से, किसी एक एटम से, इसके लिए तो बहुत से एटम चाहिए, बट किसी एक एटम से कितने डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन मिल सकते हैं, मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, ये भी वर्ड अंडरलाइन है, मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक ही होता, एक ही एटम होता, सपोज करो एक ही एटम होता और वो n = 1 में है, n = n में है इलेक्ट्रॉन उसका, इसमें ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें है और n = 1 में इसको आना है, एटम एक ही है, तो अगर सीधे आप इसमें आ गए तो एक ही फोटॉन मिला। इधर मान लो 2 है, तो इसमें आए और फिर इसमें आए तो 2 मिल गया, तो ये नहीं मिलेगा। और कोई इसमें आए फिर इसमें आए तो 3 मिल गया, इनसे तो ज्यादा ही है। तो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब n से n = 1 में आने के लिए हर कंजुगेटिव लेवल्स को टच कर दे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन मिल सकते हैं उस सिंगल एटम से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन वन एटम इज n-1। देखो 3 है तो एक ये और एक ये 1 2, 3 है तो 2 मिल रहे थे, अगर nth में होता तो n-1 मिलता। बट हाँ, ये जो n-1 डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगे, ये जो एनर्जीज होंगी, ये सिर्फ यही एक एटम का इमिशन रखेगा ऐसा नहीं, एक एटम का इमिशन तो ये भी तो रख सकता है सीधे ही बड़ा वाला, बट तो तब एक ही आएगा, और हर कंज्यूटर रखेगा तो सब अलग अलग वेवलेंथ आएंगे, तो एक ही एटम से मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ मिलते नजर आएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि किसी एक एटम से कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, आंसर इज n-1, और अगर किसी सैंपल से पता करें तो आंसर इज nc2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब
कुछ बात करते हैं और ओके, अब हम बात कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज की कैटेगराइज कर दिया जाता है, जैसे लाइमन सीरीज। क्योंकि पूछे लाइमन सीरीज क्या क्या मतलब है। लाइमन सीरीज का मतलब है कि अगर n बराबर 1 में ट्रांजिशन लिया जा रहा है, किसी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन सीधे n बराबर 1 में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन लाइमन सीरीज में है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे, ये ट्रांजिशन n बराबर 1 में होता है, दिस इज द लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का मतलब है कि किसी हायर लेवल से n बराबर 1 में आया, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, कुछ वर्ड इसमें, जैसे कोई पूछे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो इसका मतलब है कि n बराबर 2 से ट्रांजिशन हो रहा है n बराबर 1 में। n बराबर 1 में ही होना है तो फर्स्ट लाइन कहलाएगी। कि पूछे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब ट्रांजिशन n बराबर 3 से n बराबर 1 में लेना है। सेकेंड लाइन में 3 से 1 में जाना है। फर्स्ट लाइन तो ट्रांजिशन हमेशा किससे होगा, 1 में ही होगा, तो 1 में होगा हमेशा ट्रांजिशन, तो 1 से जस्ट अगला वाला फर्स्ट लाइन पे जाएगा और उस अगले से जस्ट अगला अगला वाला सेकेंड लाइन पे जाएगा। अब एक वर्ड आता है इसमें सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट का होता है मतलब होता है कि मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ इन इमिशन, इन इमिशन, इन इमिशन। जैसे कि पूछे लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट, तो ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी का है, तो n बराबर इंफिनिटी से ट्रांजिशन लेना है n बराबर 1 में, ये सीरीज लिमिट है। लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट इज n बराबर इंफिनिटी से n बराबर 1। कोई पूछे कि आप बताइए लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट का वेवलेंथ कितना होगा, तो वेवलेंथ क्या करेंगे, ये वाला एनर्जी निकालेंगे, डिफरेंस की एनर्जी। ठीक है, कुछ चीजें इसे पहले मैं हटा दूं, यहीं पे लिखता हूं। देखिए चलो सीरीज लिमिट निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के, फॉर हाइड्रोजन एटम। इन्फिनिटी की एनर्जी वैसे भी कितनी होती है, 0। n बराबर 1 की एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो जेड कितना है 1 हाइड्रोजन के लिए, अपन 1 का स्क्वायर कर दो, वैल्यू इज -13.6। तो डेल्टा ई कितना आ गया, इन्फिनिटी से 1 जाना है ना, तो डिफरेंस घटा दो, इट इज 13.6। तो सीरीज लिमिट, इसका जो लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट है, दिस इज लैम्डा, इस 12400 डिवाइड बाई 13.6, द वैल्यू इज कम्स इन एंगस्ट्रॉम। जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आती है 912 एंगस्ट्रॉम। तो अगर कभी पूछता है कि लाइमन सीरीज, हाइड्रोजन एटम के लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि इन्फिनिटी और 1 के बीच का एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे और उसको 12400 में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि होता है, पढ़े नहीं हम लोग, पढ़ते हैं लैम्डा 12400 डिवाइड बाई या 420, 12420 डिवाइड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। बॉर्डर पे से पढ़ चुके हैं। तो लाइमन सीरीज के विषय मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक और ध्यान रखेंगे, दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, लाइमन सीरीज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन्स। आप अलग से ध्यान रखेंगे, लाइमन सीरीज की जो एनर्जी होती है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाती है, एंड दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन्स। आपको ध्यान रखना कि लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाती है, ओनली फॉर हाइड्रोजन्स। ओके चलिए, बाकी का नहीं, हीलियम वलीयम का नहीं, लाइमन सीरीज आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, किसका, हाइड्रोजन्स का। लाइमन सीरीज होगी, अगला पढ़ेंगे बामर सीरीज। हम लोग पढ़ना बामर सीरीज। तो बामर सीरीज का मतलब है कि जितना भी ट्रांजिशन हो वो n बराबर 2 में होना चाहिए।
तो सेकेंड एनर्जी लेवल में अगर ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से हो रहा है तो दीज स्पेक्ट्रम्स आर इन बामर सीरीज। हर ट्रांजिशन एनवलप 2 में होना चाहिए, अंडरलाइन हर ट्रांजिशन एनवलप 2 में होना चाहिए। देन दिस इज बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब है कि ट्रांजिशन तो एनवलप 2 में ही जाना है, बट ये इसका अगला हायर होना चाहिए। एन बराबर 3 से 2 में आ रहा है तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ये 2 है ना, तो फर्स्ट के लिए 3 था तो 2 के लिए क्या होगा 4 होगा। अगला हायर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन। सीरीज लिमिट मैक्सिमम एनर्जी लेवल, तो ये किस में आएगा इन्फिनिटी से 2 में जाने का। इसमें कोई पूछे कि फॉर हाइड्रोजन एटम सीरीज लिमिट बताइए तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी की एनर्जी 0 और सेकेंड सेल की एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर, जेड 1 है ना तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, देन वैल्यू इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, तो आएगा सिर्फ 3.4 क्योंकि 0 से घटाएंगे इसको। तो वेवलेंथ कितना होता है एंगस्ट्रॉम में, तो 12400 डिवाइड बाई 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई पूछे हीलियम का तो यही जेड यहाँ लिखना पड़ेगा, जेड स्क्वायर, और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, फॉर हाइड्रोजन एटम बामर सीरीज इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन होता है किसका, ओनली फॉर हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन की जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में होती है। ओके, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब पढ़ रहा है पाश्चियन सीरीज। पाश्चियन सीरीज, पाश्चियन में जो ट्रांजिशन होता है n बराबर 3 में होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चियन सीरीज मतलब ये 3 रहेगा, ये क्या रहेगा 4। सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चियन सीरीज 3 रहेगा, ये क्या रहेगा 5। और सीरीज लिमिट 3 में आना है ना, तो n बराबर 3। अब कोई पूछे पाश्चियन सीरीज की सीरीज लिमिट निकाल सकते हो ना आराम से। फॉर हाँ इन्फिनिटी की एनर्जी निकालो, 3 की एनर्जी निकालो, फिर 12400 से डिवाइड बाय एनर्जी डिफरेंस, आंसर एंगस्ट्रॉम में। अब बात करेंगे पाश्चियन सीरीज हाइड्रोजन एटम की जो आती है, दिस इज इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन्स। लेकिन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ओनली इन हाइड्रोजन, ओनली इन हाइड्रोजन एटम। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या है, n बराबर 4 में ट्रांजिशन लेना है। फर्स्ट लाइन ब्रैकेट सीरीज तो 5 से 4 में जा रहा है। सेकेंड लाइन ब्रैकेट सीरीज n बराबर 6 से 4 में आ रहा है। सीरीज लिमिट, कोई पीछे ब्रैकेट सीरीज की सीरीज लिमिट होती है, क्या करेंगे इन्फिनिटी की एनर्जी 4 एनर्जी निकाल के हटा दीजिएगा, आप 12400 में डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन एटम का ब्रैकेट सीरीज आता है ना, ब्रैकेट सीरीज वो किस में आती है, इंफ्रारेड में आती है, इंफ्रारेड। बट रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ किसकी, किसकी हाइड्रोजन एटम की, ओनली हाइड्रोजन एटम। अब बात करेंगे लोग फोन्ड सीरीज की। अब हम लोग बात कर रहे हैं फोन्ड सीरीज, इसमें ट्रांजिशन n बराबर 5 में होगा। लाइमन, बामर, पाश्चियन, ब्रैकेट, फोन्ड, 5वां। तो फर्स्ट लाइन ऑफ फोन्ड सीरीज n बराबर 6 से n बराबर 5 में। सेकेंड लाइन ऑफ फोन्ड सीरीज 7 से 5, एनर्जी लिमिट 5 तक। कोई पूछे सीरीज लिमिट निकाल के रख देना। तो ये जो फोन्ड सीरीज आती है ये भी इंफ्रा रेड रीजन में जाती है, बट ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसका आपको ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल में इसके पीछे एक हाइपोथेसिस है जो कि क्या है। ये है हाइपोथेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि मान लो कोई सैंपल है, इसमें बहुत सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, इस पे लाइट पड़ती है, लाइट, तो इस लाइट में फोटॉन होगा।
तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स उसी फोटॉन को बस एब्जॉर्ब करेंगे जिस फोटॉन की एनर्जी किसी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के एग्जैक्टली बराबर हो और इलेक्ट्रॉन उस लेवल में जा सके, इनिशियल से वो डिफरेंस हो। जैसे मान लो n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है और ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं। अगर ये लाइट इसमें पड़ रही है तो इसमें इन फोटॉनों की एनर्जी में सिर्फ उसी फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी या तो इसके बराबर हो, इस डिफरेंस के, या तो इस डिफरेंस के, या तो इस डिफरेंस के बराबर हो, लेकिन वो इनिशियल स्टेट से होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियल इसमें है तो, और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो इस लेवल से वो डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्टली डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा। तो इस लाइन को भी लिखा था, when photon, underline a photon, when photons incident on single electron atoms, only those photon energy is absorbed by electrons whose energy is exactly difference, exactly underline है, exactly difference of two energy levels, exactly difference of two energy levels in which one energy level is initial level। मतलब उसी फोटॉन को ये सिस्टम के एटम्स या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे जिस फोटॉन की एनर्जी किसी दो एनर्जी लेवल के एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर हो, जिसमें से एक एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी लेवल्स हो जिसमें वो पड़ा हुआ है उस समय पे। ओके, ये तो मैंने बताया क्या फोटॉन के विषय में। अब बात कर रहे हैं, ये तो फोटॉन की स्ट्राइक है। अगर इसके ऊपर सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, दूसरे फॉरेन इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स पे फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन की किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल के बराबर हो या उससे ज्यादा। मतलब सुनो क्या है, बताता हूं। मान लो इसका डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका डिफरेंस सपोज कर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर और ये इसे टकरा रहा है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हो सकता है कि 12.1 भी ले सकते हैं क्योंकि इससे कम है और 10.2 भी ले सकते हैं क्योंकि इससे कम है। तो इलेक्ट्रॉन केस में तो कोई भी लिया जा सकता है बशर्ते इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा होनी चाहिए। तो कोई भी पार्ट ले सकता है, कोई भी पार्ट एग्जैक्टली ये ले सकता है अगर इतना ही किसी के साथ आ रहा हो तब, या उससे कम भी ले सकता है। उसमें क्या था, इस केस में क्या था, ये और ये एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं है, ये बराबर ना भी हो तो कम कर ही सकता है। When electrons strike on a single electron atom, then single electron atoms can absorb any energy which is exact difference of two energy levels and it is less than equal to energy of coming electron। मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के किसी भी एनर्जी को ले सकता है अगर उस सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की एनर्जी का जो दो लेवल की एनर्जी डिफरेंस है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के या तो बराबर हो या तो उससे कम हो, कोई भी ले सकता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे थे हाइपोथेसिस ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो एक फोटॉन पे बात कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। ओके, अब हम एक और डायग्राम बनाएंगे, एक अच्छा चार्ट है जिसका आप ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं एनर्जी
डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं। देखिए अब बात करें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया, यहाँ लिखा हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस। हाइड्रोजन से 1 लिखा, हीलियम से 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 का टेबल लिखेंगे नीचे, 1 2 3 4 5। सुन लो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 लिख लिया। अब यहाँ पे टेबल लिखेंगे, टेबल टेबल 1 का टेबल क्या होता है, 1 2 3 4 5। 2 का टेबल क्या होता है, 4 6 8 10। 3 टेबल क्या होता है, 6 9 12 15। 4 टेबल क्या होता है, 8 12 16 20। ये 4 का टेबल है। अब इस टेबल की खासियत बताता हूँ, देखो क्या है। इसकी खासियत ये है कि हाइड्रोजन में जो 1 और 2 का एनर्जी डिफरेंस है, 1 और 2 का एनर्जी डिफरेंस है, अगर आपको जानना हो कि हीलियम में किससे मिलेगा, हीलियम प्लस में, तो 2 से 4 मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी 2 माइनस एनर्जी 1, सेकेंड सेल की एनर्जी में से फर्स्ट एनर्जी घटाएंगे तो हीलियम प्लस में 4 और 2 का डिफरेंस मिलेगा, लिथियम 2 प्लस में 6 और 3 के बीच मिलेगा, और बेरिलियम 3 प्लस में 8 और 4 के बीच मिलेगा। जैसे कोई पूछे कि बताइए लिथियम 2 प्लस में 6 और 15 के बीच के एनर्जी डिफरेंस हीलियम प्लस में कहां मिलेगा, तो 4th और 10 के बीच मिलेगा, और हाइड्रोजन का मिलेगा 2 और 5 के बीच मिल जाएगा। और वही बेरिलियम 3 प्लस में कहां मिलेगा, 8 और 20 के बीच मिलेगा। मतलब इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि किस दो एनर्जी का डिफरेंस दूसरे एटम में किस एनर्जी गैप के डिफरेंस के बराबर आएगा। इस चीज को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलो कि व्हेन, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डी एक्साइटेड फ्रॉम n बराबर 4 to n बराबर 1, then this energy is absorbed by the beryllium 3 plus. Then find initial and higher state of beryllium 3 plus and maximum number of emission spectrum of beryllium 3 plus. ठीक है, इस क्वेश्चन मतलब है कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जब 4 से 1 में आता है तो जो फोटोन रेडिएट करता है उस फोटोन को बेरिलियम 3 प्लस का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होकर हायर लेवल पे चला जाता है। तो बताइए इनिशियली किस लेवल पे था और हायर हो किस पे गया, और जब डी एक्साइटेड होगा तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इमिशन लाइंस प्रोड्यूस कर सकता है वो सैंपल। तो देखो किस में जा रहा है, 4 से 1 में जा रहा है, तो ये 4 से 1 में आ रहा है हाइड्रोजन में ना, हाइड्रोजन तो 4 से 1 में जा रहा है। तो यही चीज बेरिलियम में कहा मिलेगा, 16 to 4। तो जब ये 4 से 1 में जाएगा ना तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को लेके बेरिलियम 4 से कहां पहुंचेगा, 16 में पहुंच जाएगा। इसका मतलब इनिशियल स्टेट कितना था, 4 के बराबर था, और हायर स्टेट क्या था, 16 है। मिल गया आंसर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, 16 है ना, 16 से ग्राउंड में जाना होता है। अब डी एक्साइट होगा तो ग्राउंड तक डी एक्साइट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या बनेगी, 16c2, हायर लेवल 16 है ना, 16c2। तो इसका आंसर ही हो गया। 62 कितना आएगा, तो 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, तो 120 डिफरेंट फोटोन प्रोड्यूस हो सकते हैं इस केस में। ठीक है, चलिए कुछ और हम लोग एनर्जी की बात कर लेंगे। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एनर्जी कंपैरिजन। ठीक है, तो देखो अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करूं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में n बराबर 1 की एनर्जी होती है -13.6, n बराबर 2 की एनर्जी होती है -3.4, n बराबर 3 की एनर्जी होती है,
तो अभी अब हम लोग बात करें एनर्जी कंपैरिजन। इसमें देखो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो होती है n बराबर 1 की 13.6 होती है, n बराबर 2 की एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और n बराबर 3 की एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हाइड्रोजन एटम का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है। बाकी अगर लोगे एटम्स का तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना, आगे एनर्जी का चार्ट। तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड सेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 की एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 2 और 1 का एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 3 और 2 का एनर्जी गैप 1.89 के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब एक चीज देखना, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि n बराबर 1 के साथ और 2 के बीच का एनर्जी गैप 10.2 है, अब मैं 2 और इन्फिनिटी के बीच की बात कर एनर्जी गैप कितनी है, 2 और इन्फिनिटी का, तो ये 3.4 है ना, और 2 की एनर्जी कितनी होती है, इन्फिनिटी की 0 होती है, तो इसकी एनर्जी 0 है और 2 की एनर्जी 3.4 है, तो ये गैप क्या हो गया, 3.4 हो गया। अच्छा ये 10.2 कहां से है जानते हो, इस 13.6 में 3.4 घटा दिया, ये 1.89 कहां से है, इसमें से इसे घटा दिया, ये 3.4 किससे आया, तो इसमें से इन्फिनिटी घटा दिया, ठीक है। तो ये 10.2 क्या है, n बराबर 1 से 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 1.89 क्या है, तो 2 से 3 में जाने की कितनी एनर्जी चाहिए, और 3.4 क्या है, 2 से इन्फिनिटी में जाने की कितनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, n बराबर 1 के साथ अगर कोई पूछे मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी, n बराबर 1 के साथ मिनिमम एनर्जी, तो ये 10.2 है, क्योंकि n बराबर 1 के साथ 3 की एनर्जी ज्यादा जाएगी ना, ये एनर्जी किस बराबर आएगी, इन दोनों को जोड़ के आएगी। और n बराबर 1 का मैक्सिमम किस मिलेगी, इन्फिनिटी के साथ मिलेगी, और कितनी मिलेगी, 3.6। तो n बराबर 1 के साथ जो मिनिमम एनर्जी मिल रही है वो 10.2 है ना, 10.2 है, और n बराबर 2 के साथ जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, मैक्सिमम एनर्जी गैप 2 के साथ मैक्सिमम एनर्जी गैप वो 3.4 की है, क्योंकि मिनिमम तो 1.89 बनेगी, लेकिन ये जो 10.2 है वो तो 3.4 से ज्यादा है। दूसरा n बराबर 2 की मिनिमम एनर्जी 1.89 है 3 के साथ, और 3 की मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी के साथ 1.51 है, तो ये 1.51 तो इससे कम ही है ना। इसका पता है क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि n बराबर 1 के साथ जो मिनिमम एनर्जी का गैप आएगा, n बराबर 1 के साथ मिनिमम एनर्जी का गैप 2 के साथ आता है, वो 2 का मैक्सिमम एनर्जी गैप जो इन्फिनिटी के साथ है उससे भी ज्यादा है। देखो n बराबर 1 का मिनिमम एनर्जी गैप 2 के साथ 10.2 है, वो 2 का मैक्सिमम एनर्जी गैप 3.4 से भी ज्यादा है। तो इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे एनर्जी को समझने के लिए, लिखेंगे क्या कि मिनिमम एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिनिमम एनर्जी गैप ऑफ minimum energy gap from n बराबर 1 is more than maximum energy gap from n बराबर 2। तो ये जो मिनिमम एनर्जी गैप है इसके ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो, इसके साथ ब्रैकेट में यहाँ पे n बराबर 1 से n बराबर 2, और ये जो मैक्सिमम एनर्जी गैप है तुम यहाँ क्या लिख सकते हो, n बराबर 2 से इन्फिनिटी। और बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट लाइन है, बताता हूँ कि n बराबर 1 के साथ जो मिनिमम एनर्जी गैप होगा वो n बराबर 2 का मैक्सिमम से भी ज्यादा होता है। सिमिलरली minimum energy gap of n बराबर 2 is more than maximum energy gap of n बराबर 3। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सरे जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि n बराबर 1 का जो मिनिमम एनर्जी गैप है वो n बराबर 2 के साथ मैक्सिमम एनर्जी गैप से भी ज्यादा है। इतना याद रखिए। अब इस पे बेसिक हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी हमने हाइड्रोजन बोहर मॉडल पे पढ़ चुके हैं।